हाँ जी बेटा, तो इसमें देखेंगे हम कि ऊपर लिखा भी हुआ है उस ज़माने में लोग अंग्रेज़ शासन के बारे में क्या सोच रहे थे। इसका जायज़ा लेने के लिए जो आपको ये दो स्रोत दिए हुए हैं। स्रोत मतलब सोर्सेज क्या होता है, इसका मीनिंग, सोर्स का मीनिंग क्या होता है कि उसके सोर्स से आप जान सकते हैं कि उस समय में इतिहास में क्या चल रहा था। ठीक है, जनता के विचार आप जान सकते हैं कि उस समय जो है लोग क्या सोच रहे थे, उस समय की सरकार के बारे में, जैसे कि अंग्रेज़ थे उस समय, तो उनके खिलाफ़ क्या क्या चल रहा था। ठीक है, लोगों के मन में। तो ये जानकारी उस समय के जो लोग हैं उन्होंने जो मान लीजिए लिखा होगा, कुछ किताबें लिखी होंगी, कुछ संस्मरण लिखे होंगे, है ना, और जो कुछ लोगों ने कुछ खुद बताया होगा, तो उसी के द्वारा हमें जो जानकारी मिलती है उनको सोर्सेस बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला स्रोत क्या है, 84 नियमों की सूची। इसमें जो विष्णु भट्ट, पंडित विष्णु भट्ट गोडसे हैं, ठीक है, वो लेखक, इन्होंने उस समय जो क्या क्या हुआ था मेरठ के विद्रोह से पहले, उस पर एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक माझा प्रवास में। ठीक है, माझा प्रवास में उस समय के विद्रोह के कुछ अंश दिए गए हैं। ठीक है, तो ये विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखी थी यह किताब माझा प्रवास। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इस किताब में क्या क्या उन्होंने लिखा था। विष्णु भट्ट और उनके देखेंगे, यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं। ठीक है, यानी कि जब विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में जा रहे थे किसी यज्ञ में भाग लेने के लिए, किसी हवन में भाग लेने के लिए, तो रास्ते में उन्हें कुछ सिपाही मिले और उन्होंने उनको सलाह दी, सजेशन दिया कि आप वापस लौट जाइए। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि उन्होंने उनको सावधान किया कि कुछ आगे 3 दिन में, आने वाले दिनों में ही विद्रोह छिड़ने वाला है, अंग्रेज़ों के खिलाफ कोहराम मचने वाला है। सिपाहियों ने जो कहा, और क्या कहा उन्होंने, अंग्रेज़ी सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची भी बनाई है। तो उन्होंने उनको क्या बताया कि अंग्रेज़ों ने जो है हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने के लिए एक प्रॉपर प्लान तैयार किया है, और उस प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने 84 नियम बनाए हैं। ठीक है, एक लिस्ट पूरी तैयार की है कि किस तरीके से उनके धर्म को नष्ट किया जाना है, और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारियों की मौजूदगी में उसका ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने, यानी कि सिपाहियों ने बताया कि राजा उन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जो राजा थे, क्योंकि वो भारतीय ही थे, तो वो तैयार नहीं हुए उन नियमों को मानने में। ठीक है, उन्होंने अंग्रेज़ों को घातक परिणामों की चेतावनी भी दी। एक तरह से उन्होंने उनको वार्निंग भी दी कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो विद्रोह छिड़ सकता है। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख भी तय कर ली गई थी, और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। तो इस स्रोत में ऊपर हमने क्या पढ़ा बेटा, विष्णु भट्ट जी ने जो अपनी पुस्तक में लिखा था उसके बारे में हमने पढ़ा। उससे हमें ये हिंट मिला है कि विद्रोह से पहले कुछ छोटी छोटी घटनाएं, मतलब अंदर ही अंदर जो है प्लानिंग शुरू हो गई थी। भारतीयों ने शुरू कर दी थी प्लानिंग अंग्रेज़ों के खिलाफ़, जो कि 1857 के विद्रोह के रूप में बाहर निकली। कुछ भी अगर बड़ा करना होता है तो उसके लिए एक प्लानिंग चाहिए होती है ना बेटा। तो इसी तरीके से अंदर ही अंदर जो है गुस्सा भड़क रहा था। क्यों गुस्सा भड़क रहा था? क्योंकि सिपाही जो थे और नाराज़ थे अंग्रेज़ों से, और फिर राजा जो थे वो भी नाराज़ थे, और मुसलमान भी नाराज़ थे। क्यों नाराज़ थे? क्योंकि उनके धर्म पर आंच आ रही थी। ठीक है, अंग्रेज़ चाहते थे कि वो उनका ईसाई धर्म जो है वो अपनाएं। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट करना चाहते थे ईसाई धर्म में। ठीक है, और जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि
सिपाही जो थे उनको इस बात से भी नाराज़गी थी कि वो समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, जैसे कि बर्मा, म्यांमार अंग्रेज़ भेजना चाहते थे उनको लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन वो सोचते थे कि इससे उनका धर्म भ्रष्ट होगा। ऐसी सोच थी, ठीक है, कि समुद्र की कोई जो यात्रा करता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो इन सब बातों से भी वो नाराज़ थे। तो धीरे धीरे करके यह गुस्सा भड़कने लगा। दूसरा स्रोत हम देखेंगे, जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे, सूबेदार सीताराम पांडे थे। उन्होंने एक संस्मरण मतलब जो उस समय जो बीता होता है, जैसे हम डायरी लिखते हैं, मान लीजिए कि अभी क्या चल रहा है, ठीक है, अभी हम क्या सोच रहे हैं, लिखते हैं ना, डायरी लिखते हैं। और यदि हम उसको कुछ सालों बाद देखेंगे तो वह संस्मरण कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी सारी स्मृतियाँ हैं, सारी यादें होती हैं, ठीक है, पुराने टाइम की, इतिहास की, पास्ट की यादें होती हैं, इसलिए उसको संस्मरण कहा जाता है। तो ऐसे ही सूबेदार सीताराम पांडे जी, उनका भी एक संस्मरण है, उसमें उन्होंने कुछ लिखा था।